आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए जरा, एक जमीन से जुड़ी हुई संस्कृति, आम लोगों की भाषा और बेहद साधारण से विचार आगे चलकर एक इतने विशाल, आजाद और ताकतवर साम्राज्य की नींव कैसे रख सकते हैं। आज हम मराठा साम्राज्य के उदय की उसी शानदार कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। हम अक्सर इतिहास में युद्धों की, बड़ी बड़ी संधियों और तारीखों की बात करते हैं, है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि असल में बुनियादी तौर पर ये मराठा कौन थे? वो क्या चीज़ थी जो इस ताकतवर ऐतिहासिक समूह की सबसे बड़ी पहचान बनी? अगर बिल्कुल बेसिक शब्दों में समझें तो मराठा मुख्य रूप से दक्कन के पठार यानी जिसे आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, वहाँ के मूल निवासियों का एक समूह है। और अगर इनकी सबसे बड़ी और स्पष्ट पहचान की बात करें तो वो है इनकी भाषा, मराठी। इसी एक भाषा और इस खास भौगोलिक क्षेत्र ने मिलकर इन लोगों को एक बहुत ही मजबूत साझा पहचान दी। आज का हमारा रोड मैप बड़ा ही क्लियर है। सबसे पहले हम मराठों की परिभाषा और उनके शुरुआती दौर को समझेंगे। फिर हम उस भक्ति आंदोलन की जड़ें टटोलेंगे जिसने इसकी असली नींव रखी। उसके बाद बात होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के शानदार उदय की, और आखिर में हम इस पूरे साम्राज्य की टाइमलाइन पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मराठों की परिभाषा और वो शुरुआती ऐतिहासिक संदर्भ जिसने आगे का रास्ता तैयार किया। थोड़ा पीछे चलते हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास महाराष्ट्र के इलाके पर यादव वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन देखिए, राजनीति कभी एक जैसी तो रहती नहीं। 14वीं शताब्दी आते आते दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वो दौर था जब पूरा इलाका एक भारी राजनीतिक उथल-पुथल और उठापटक से गुजर रहा था। और अक्सर इसी तरह की अस्थिरता भविष्य के बड़े बदलावों के लिए जमीन तैयार करती है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट है। ऊपर ऊपर से भले ही राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा था जो लगातार पनप रहा था, और वो था यहाँ का साहित्यिक इतिहास। मतलब किसी भाषा में कहानियों, कविताओं या लेखों के विकसित होने का सफर। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि मराठी भाषा का एक बहुत ही समृद्ध और लगातार चलने वाला साहित्यिक इतिहास 12वीं शताब्दी से ही चला आ रहा था। और यही वो साझा भाषा थी जो बहुत जल्द एक विशाल सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी बनने वाली थी। यहां से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, भक्ति आंदोलन की जड़ें। कैसे एक छोटे से सांस्कृतिक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपने शायद नोटिस किया हो, इतिहास में कई बार किसी बड़ी राजनीतिक शक्ति की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक या सामाजिक आंदोलन से होती है। 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच फैले भक्ति आंदोलन का भी कुछ ऐसा ही असर था। इसका मेन फोकस क्या था? इसका फोकस महज बाहरी दिखावे या खोखले कर्म कांडों पर नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति एक सच्ची और गहरी आंतरिक भक्ति पर था। इसी विचार ने समाज के लोगों को अंदर से जोड़ना शुरू कर दिया। जरा स्क्रीन पर इन डाक टिकटों को देखिए। संत रामदास और संत तुकाराम, ये सिर्फ कागज के टुकड़े या इतिहास के पन्ने नहीं हैं। ये उन असल नायकों की झलक हैं जिन्होंने आम जनता के बीच भक्ति आंदोलन की वो अलख जगाई जिसने पूरे समाज को सोचने का एक नया नजरिया दिया। उस दौर में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और रामदास जैसे कई बेहद प्रभावशाली संत हुए। सबसे खास बात ये थी कि ये सभी संत समाज के अलग अलग वर्गों से आते थे, लेकिन इन्होंने एक होकर आम जनमानस के लिए ऐसी कविताएं और गीत रचे जिन्होंने पूरे इलाके में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक बदलाव ला दिया। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। स्टेप 1, संतों ने सीधे आम लोगों की भाषा यानी मराठी में कविताएं रची। स्टेप 2, जो कि एक तरह से गेम चेंजर था, उपनिषद और भगवद गीता जैसे जटिल ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया गया। सोचिए, ज्ञान अब किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं था। स्टेप 3, लोगों के बीच सामाजिक संगठन और जागरूकता पर काम हुआ। और आखिर में इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत सांस्कृतिक आधार तैयार कर दिया जिस पर आगे चलकर एक संप्रभु राजनीतिक सत्ता की भव्य इमारत खड़ी होने वाली थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय और कैसे ये सांस्कृतिक शक्ति एक राजनीतिक ताकत में बदल गई। देखिए, ऐसा नहीं था कि किसी ने पहले कोशिश नहीं की। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कई मराठा सरदारों ने खुद को आज़ाद घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। असल कामयाबी तब मिली जब छत्रपति शिवाजी महाराज सत्ता में आए।
उन्होंने ही उन मराठों को एक झंडे के नीचे पूरी तरह से और सफलतापूर्वक एकजुट किया, जो मन से और अपनी संस्कृति से पहले ही एक हो चुके थे। ये टाइमलाइन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। 1646 से उनके उस साहसिक सफर की शुरुआत होती है। 1657 ये बहुत ही कमाल का साल था, क्योंकि तब मराठा नौसेना की नींव रखी गई। उस जमाने में समंदर पर कंट्रोल के बारे में सोचना एक गजब का विजन था। 1666 में उनका आगरा में बंदी बनना और फिर वहां से वो मशहूर और ऐतिहासिक फरारी। फिर 1674 में रायगढ़ में उनका भव्य राज्याभिषेक और आखिरकार 1680 में उनका निधन। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक बेमिसाल जज्बे की कहानी है। अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, मराठा साम्राज्य का चरम विस्तार और फिर उसका पतन। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भी इस साम्राज्य ने कई नाटकीय उतार चढ़ाव देखे। 1754 आते आते मराठों का नियंत्रण दिल्ली तक पहुंच गया था। सोचिए, दक्कन से लेकर सीधे दिल्ली तक का सफर, ये उनकी ताकत का चरम था। लेकिन फिर 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्हें एक बड़ा झटका और भारी हार झेलनी पड़ी। 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जहां मराठों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया और जीत हासिल की। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आखिरकार 1818 में तीसरे आंग्लो मराठा युद्ध के बाद इस विशाल मराठा शक्ति का अंत हो गया। तो इस पूरे सफर को समेटते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक स्वतंत्र, संप्रभु राजनीतिक शक्ति के उदय के लिए एक साझा भाषा और आसानी से समझ आने वाला सांस्कृतिक आधार होना वाकई सबसे बड़ी शर्त है? मराठों के इस इतिहास को देखने के बाद तो यही लगता है कि जमीनी संस्कृति और बड़े बड़े साम्राज्यों का कनेक्शन बहुत गहरा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।